तो आइए अपने इस अगले सेशन में, पिछले सेशन तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन-कौन से होते हैं। 10 टाइप ऑफ पार्टनर्स के बारे में आपको बताया गया। अब इसके बाद जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग बातें कर रहे हैं दैट इज टाइप ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के टाइप भी अलग-अलग होते हैं और पार्टनरशिप के टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पे। बेसिकली पार्टनरशिप 4 पार्ट में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला है जनरल पार्टनरशिप। तो आइए बातें करें जनरल पार्टनरशिप की। जनरल पार्टनरशिप क्या है? देखिए भाई, ये बोल रहा है इट रेफर्स टू द पार्टनरशिप इन विच पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड हैव म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग देम। बोला वैसा पार्टनरशिप, जनरली जो पार्टनरशिप समझते हैं आप और नॉर्मली जो पार्टनरशिप की बातें की जा रही हैं, तो उसको हम लोग जनरल पार्टनरशिप बोलते हैं। जिसमें मैक्सिमम नंबर 50 होगा, लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होंगे, म्यूचुअल एग्रीमेंट होंगे, तो उसको हम लोग जनरल पार्टनरशिप में कैटेगराइज करते हैं। इसके बाद जब पार्टनरशिप के अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला टाइप है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मीन्स ये वैसे पार्टनरशिप की बातें कर रहा है जिसमें पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। दैट इज पढ़िए इट रेफर्स टू द पार्टनरशिप इन विच पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी टू देयर इन्वेस्टमेंट। में जितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसका लायबिलिटी उतना ही तक लिमिटेड होता है। इट इज गवर्न बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। भाई ये जो पार्टनरशिप चलता है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बातें की जाए तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। ये चलता है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके लिए अलग से एक्ट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पार्टनरशिप एट विल। ये समझिए क्या है। पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिफाइंड एज व्हेन देयर इज नो क्लाउज। भाई पार्टनरशिप में कोई ऐसा क्लाउज नहीं है when there is no clause mentioned in the partnership agreement about the expiration and duration of the partnership firm। मीन्स पार्टनरशिप फर्म कितने टर्म तक चलेगा, कितने समय तक चलाएंगे, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है। भाई नाम ये पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब इच्छा। जब तक पार्टनर्स का इच्छा होगा कि उसको चलाएंगे तब तक पार्टनरशिप फर्म चलेगा, ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं। तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। लेकिन अगर ये डिसाइडेड हो, भाई ये चीज ऑलरेडी फिक्स कर दिया जाए कि पार्टनरशिप कितने टर्म तक चलने वाला है, कितने समय तक चलने वाला है, ये ऑलरेडी डिसाइड कर दिया जाए, तो वैसे पार्टनरशिप को हम लोग बोलते हैं दैट इज फिक्स्ड पार्टनरशिप। ये समझिए क्या है। इट रेफर्स टू द पार्टनरशिप इन विच, बोला ये वैसे पार्टनरशिप के बारे में बता रहा है जिसमें विच इज फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। बोला या तो स्पेसिफिक समय के लिए, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, या एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और वर्क। बोला किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, मानिए भाई रोड बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, भाई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ही किया गया है। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और वर्क। बोला वो पीरियड खत्म होने के बाद, वो काम खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली ऐसे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो पार्टनरशिप का टाइप अगर देखें तो जनरल पार्टनरशिप जो चलेगा अकॉर्डिंग एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो चलता है एज पर लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008। और उसके बाद पार्टनरशिप एट विल, मतलब पार्टनर की इच्छा से। इसका कोई टर्म नहीं, कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं, किसी स्पेसिफिक वर्क नहीं। जब तक पार्टनर का इच्छा होगा तब तक चलाएंगे तो बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक काम के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए अगर बनाया गया हो पार्टनरशिप, किसी स्पेसिफिक टर्म तक का बनाया गया हो पार्टनरशिप, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। बोलिए क्लियर है? दैट इज फिक्स्ड पार्टनरशिप। तो ये जो है टाइप मैंने आपको बताया दैट इज पार्टनरशिप का टाइप हम लोगों ने देखा। जब आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक है दैट इज पार्टनरशिप डीड। ध्यान रखिए क्लास 12th वाले बच्चे अगर आप देख रहे थे तो बीच में दो टॉपिक आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था जितना सीयूटी के लेवल पे है। दैट इज टाइप ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप ऑफ पार्टनर्स। लेकिन अगेन जब इस टॉपिक में आते हैं तो अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंस लेवल बढ़ता है, आपके लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है। तो अगेन अब पार्टनरशिप डीड की बातें करेंगे तो क्लास 12th के बच्चे और सीयूटी के बच्चे तो भाई कंटिन्यू कर ही रहे। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप डीड ये समझिए क्या है। पार्टनरशिप डीड समझिए, ये डीड का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं
हम लोग अभी जब इसका एनालिसिस पढ़ रहे थे पार्टनरशिप के डेफिनेशन का, तो वहां पे हम लोगों ने बातें किया था एग्रीमेंट का, कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। अब ये आगे चल के ये भी देखें कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या तो रिटन हो सकता है। भाई पार्टनर चाहे तो या तो ओरल एग्रीमेंट रखे या तो रिटन एग्रीमेंट रखे। अब बात आता है, अगर पार्टनर्स रिटन एग्रीमेंट रखते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनर्स के बीच में अगर रिटन एग्रीमेंट है तो हम लोग उसी को पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होते हैं उसी को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज रेफर्ड एज पार्टनरशिप डीड। आइए पढ़ लीजिए। अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स व्हिच इज टू बी प्रॉपरली स्टाम्प। भाई कोई ऐसा ही नहीं, प्रॉपरली स्टाम्प्ड होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया स्टाम्प पेपर उस पर बनाए गए होते हैं, तो प्रॉपरली स्टाम्प्ड होता है, स्टाम्प्ड एज पार्टनरशिप डीड, या इसी को दूसरे नाम से आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। तो सीईटी वाले बच्चे, आप एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज, तो आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम। पार्टनरशिप डीड समझिए, पार्टनरशिप डीड में यहां पे मैंने आपको सर्टेन क्लाउजेस लिख के दिया है कि पार्टनरशिप डीड में सर्टेन क्लाउजेस लिखे हुए रह सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, कितना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नॉर्मल क्लाउज आपके समझने के लिए मैंने लिख के दिया है। हाँ, फर्म टू फर्म ये वेरी कर सकता है। कुछ फर्म में हो सकता है क्लाउजेस इससे ज्यादा लिखे रहे, कुछ फर्म में हो सकता है इससे कम लिखे रहे, कुछ फर्म में इसके क्लाउजेस की पे बातें ही ना हो। सर्टेन क्लाउजेस ऐसे मिलेंगे जिसमें फर्म में बातें नहीं हो रही है। तो भाई ये फर्म टू फर्म डिपेंड करता है, बिजनेस टू बिजनेस, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर चलेंगे तो डिपेंड करता है, वो अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए मैंने एक थोड़ा सा लिस्ट बना करके दे दिया। भाई ये पूरा लिस्ट नहीं, एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं, कितना ही रहेगा, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बस आपको ये समझ में आ जाए कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है, उसमें क्या क्या लिखे रहते हैं। तो भाई सिंपल सिंपल बात, मैंने बच्चों को इसको रटते हुए देखा, ये रटने का चीज है। भाई इसमें क्या रटना है, आइए देखिए। पार्टनरशिप डीड में आपको ऐसे ही समझा देता हूं। पार्टनरशिप डीड में क्लाउजेस आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, आप बोलने लगे। लाइक से फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप डीड में क्या क्या हो सकता है। भाई पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या रहे, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होंगे, क्या करेंगे, पार्टनर कौन कौन होंगे, पार्टनर का ऑक्यूपेशन क्या है, कौन कितना कैपिटल लेके आएगा, क्या कोई ड्राइंग कर सकता है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेंगे, क्या मिलेंगे तो किस रेट से मिलेंगे, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगाए जाएंगे, क्या लगाए जाएंगे तो किस रेट से लगेंगे, कैपिटल मेथड का अकाउंटिंग क्या रखेंगे, भाई प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे तो कौन से अकाउंट में करेंगे, बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे तो कौन उस पे चेक पे साइन करेगा, क्या सारे पार्टनर करेंगे, कोई अकेला भी काम करेगा, अकेला भी साइन कर तो चलेगा, पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, झगड़ा कैसे सुलझाएंगे। भाई यही सब बातें लिखी रहती है। पार्टनरशिप फर्म को ऑपरेट कैसे किया जाए, आइए समझिए। लाइक से फॉर एग्जांपल पढ़ लीजिए, नेम एंड एड्रेस, फर्म का नाम क्या होगा, एड्रेस क्या रहेगा, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर कौन कौन होंगे, उनका नाम क्या है, उनका क्या एड्रेस है, नेचर ऑफ द बिजनेस, क्या करने जा रहे हैं हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में, कौन से बिजनेस को कैरी करेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर, पार्टनर कितना कैपिटल लेकर के आएगा, कौन पार्टनर कितना लेकर के आएगा। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा तो किस रेट से मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, पार्टनर क्या कोई विड्रॉ कर सकता है, ड्रॉइंग कर सकता है तो कितना कर सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने होने जा रहे हैं, पीएसआर कितना होगा, रेम्यूनरेशन, क्या किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन मिलेगा, क्या मिलेगा तो कितना मिलेगा, किस रेट से मिलेगा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या हम लोग किसी फिक्स पीरियड के लिए पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या पार्टनरशिप एट विल है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो पार्टनरशिप एट विल माना जाएगा, ड्यूरेशन डाल दिया तो फिक्स पार्टनरशिप माने जाएंगे। बैंक अकाउंट मेंटेन कहां करने जा रहे हैं, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अगर हो जाए, पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, मारपीट कर ले तो उसका डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे करेंगे। तो यही सब बातें लिखी रहती है। तो ये बेसिक बेसिक टर्म्स मैंने आपको यहाँ पे लिख करके दिया है, जैसे कि आपको स्लाइड से भी चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये था पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड अगर पूछा जाए, बड़ा छोटा सा टॉपिक और सिंपल टॉपिक है, दैट इज पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होंगे, जो रिटन एग्रीमेंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। और उसमें बेसिक बेसिक टर्म्स ये सब लिखे रख सकते हैं। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है, देखिए अगर आपको पार्टनरशिप डीड देखना हो तो ये देखिए, मैंने आपको आपके देखने के लिए ये मैंने आपको फोटो लगाया। भाई इस तरीके से पार्टनरशिप डीड बनाए जाते हैं। ये देखिए डीड ऑफ पार्टनरशिप, इस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही बनाया जाता है, इस तरीके से डीड बनाए जाते हैं।
भाई यह स्टाम्प पेपर है, प्रॉपर्ली स्टाम्प मैंने बताया था, स्टाम्प पेपर पे डीड ऑफ पार्टनरशिप ऐसे बना दिए गए। कौन पार्टनर होगा, कितने पार्टनर होंगे, हम लोग पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या रहेगा, कितने समय तक चलाएंगे, ये सारा कुछ इसमें लिखा जाता है। तो ये आपको समझने के लिए मैंने लगा। अब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के लेवल पे तो भाई ये तो आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। रात में कोई जगा के भी उठा के पूछ दे, तो आप फटाफट से ये पांचों पॉइंट बोल। आपके माइंड में इस तरीके से फिट होना चाहिए कि रातों में कोई जगा के पूछे तो शुरू से चालू कीजिए और अंतिम तक बोल के चुप हो जाए। भाई ये पॉइंट इतना एप्लीकेबल है, इतना इंपॉर्टेंट है। आइए ये टॉपिक क्या है, दैट इज, ये टॉपिक बोलता है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर्स ने डीड नहीं बनाए, तो नहीं बनाए तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे? वो पांचों रूल्स यहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डीड नहीं बनाए मतलब पार्टनर्स ने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं रखा है। तो आइए समझिए। भाई कई कई बार बच्चे ये तो ध्यान रखते हैं कि ये पांचों एग्रीमेंट, ये पांचों क्लाउज एप्लीकेबल होता है, लेकिन कब एप्लीकेबल होता है यही भूल जाता है। तो ये भी मैंने आपको लिख के दिया है, आइए पढ़िए, ध्यान रखिए। फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल इन द केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्ट। बोला सबसे पहला चीज, पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हुआ हो एंड दे आर हैविंग ओरल एग्रीमेंट और द डीड इज साइलेंट। बोला भाई ये रूल्स एप्लीकेबल तभी होंगे जब पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हो गया हो, और डिस्प्यूट हुआ तो डीड या तो ओरल एग्रीमेंट है या फिर डीड तो है, लेकिन उस पर्टिकुलर मैटर जिस पे पार्टनर का झगड़ा हुआ है, डीड साइलेंट है, डीड कुछ बोल ही नहीं रहा है। लाइक से फॉर एग्जांपल भाई डीड बनाए हुए हैं, बाकी सारी बातें लिखी हुई है, पार्टनर्स इस बात पे झगड़ रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, और डीड में कुछ लिखले नहीं है, तो उस केस में ये वाला रूल एप्लीकेबल हो जाता है। तो समझिए कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहला, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली। ये रूल कहां से आ रहा है, ये कौन बता रहा है? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बता रहा है। सबसे पहले वही तो पढ़े थे कि भारत में पार्टनरशिप बिजनेस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गाइड होता है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये 5 रूल सीधा सीधा बता दिया। बोला अगर लड़ाई झगड़ा किया और तुम्हारे पास अगर डीड नहीं है, ओरल एग्रीमेंट तुम रखा है, या डीड है लेकिन वो साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा उस मैटर पे, तो यही पांचों रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। सर अगर डीड रखा है तो, और डीड पर्टिकुलरली कुछ बता रहा है तो डीड के अकॉर्डिंग तुम्हारा झगड़ा सुलझेगा। जैसा डीड बता रहा है, मानिए पार्टनर झगड़ रहे हैं, भाई हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, डीड में लिखल है कि नहीं नहीं प्रॉफिट खाली ये पहला पार्टनर उसको ज्यादा मिलेगा, तो खाली उसको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप इस बात पे पहले एग्री कर चुके हैं। लेकिन अगर डीड नहीं है, या डीड है लेकिन पर्टिकुलरली उस मैटर साइलेंट है, तो यही 5 चीज एप्लीकेबल हो जाता है। कौन कौन? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैसे प्रॉफिट लॉस कैसे बटेगा, तो बराबर बराबर बांट दिए जाए। नो एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोला किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा तो नो एनी इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंगो नहीं लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं लगने जा रहा। नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू एनी रेम्युनरेशन, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं देंगे। और पांचवा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाए। तो ये 5 रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पांचों रूल तो पता होना ही चाहिए, साथ में इसके एप्लीकेबिलिटी कब होते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जो कि इस स्लाइड में मैंने आपको लिख दिया। तो भाई यहां पे पूरा पूरा लिखा हुआ कि रूल्स एप्लीकेबल कब होने जा रहे हैं, और रूल्स एप्लीकेबल होंगे तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो ये पांचों पॉइंट्स आपको दिया गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीयूटी के लेवल पे इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और भाई 12th के लेवल पे तो पूछा जाएगा ही। तो ये पांचों रूल्स आपको मैंने बता दिए। अब इसके बाद आगे बढ़िएगा, तो ये जो टॉपिक दिख रहा है, राइट्स ऑफ पार्टनर, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्टनर का अधिकार, अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर है तो उसके क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या अधिकार होंगे, ये आपको यहां पे पढ़ने को मिलेगा। तो आइए समझिए, ये राइट्स भाई जनरली बच्चे याद करते हैं, रटते हैं। तो आइए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं, मैं ये ट्राई कर रहा हूं कि चीजें आपके माइंड में बैठ, आपको रटना ना पड़े। तो आइए समझिए, देखिए एक चीज मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं, मीन्स इन ए फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, ये राइट्स मैं आपको बता दे रहा हूं, और उसके बाद अपन रीड आउट कर लेंगे बाद में कि राइट्स भाई क्या क्या लिखा हुआ था,
वो चीज आपके माइंड में बैठ जाए। आइए समझ। भाई ये 3 पार्टनर, 1 2 3। एक ये है टॉम, ये है टॉम, इसका नाम है टॉम। ये है जेरी, इसका नाम है जेरी। और ये है डोरेमोन। भाई ये 3 पार्टनर, टॉम, जेरी और डोरेमोन। देख रहे हैं ये तीनों का फोटो बना हुआ है, ये तीनों पार्टनर। अब समझिए टॉम और जेरी करता क्या है। भाई ये डेली, डे टू डे बिजनेस में, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में ये एक्टिवली इंगेज है। डे टू डे बिजनेस को ये मैनेज कर रहे हैं। लेकिन डोरेमोन ऐसा नहीं कर रहा है। लेकिन डोरेमोन आना चाहता है, बिजनेस में वो आना चाहता है। वो भी टॉम और जेरी के जैसा बिजनेस को मैनेज करना चाहता है कि डे टू डे बिजनेस को मैं भी मैनेज करूं। अब उसने अपनी इस इच्छा को बताई टॉम और जेरी को कि भाई मैं भी तुम्हारे जैसा बिजनेस को, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज करना चाहता हूं। जैसे तुम सुबह सुबह ऑफिस जाते हो, मैं भी ऑफिस जाना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या बिजनेस में होता है, कैसे कंडक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि डोरेमोन पार्टनर है, लेकिन टॉम और जेरी ने बोला भाई इतना गर्मी क्या है, तुम परेशान हो गए, घर बैठो आराम से, ठंडा पानी पियो, इसी का हवा खाओ। क्या है के लिए तुम इधर धूप में परेशान होने आओगे, इधर फॉर्म में मगजमारी है, फालतू का टेंशन है। मीन्स टॉम और जेरी डोरेमोन को आने नहीं दे रहा। मीन्स बिजनेस में वो एक्टिवली बिजनेस में एक्टिवली एंगेज होना चाह रहा है, लेकिन टॉम और जेरी उसको आने नहीं दे रहा। तो समझिए ये काम नहीं कर सकते। अगर किसी पार्टनर को, तो पार्टनर एक्टिवली एंगेज होना चाहता है पार्टनरशिप फर्म में, तो कोई भी पार्टनर उसको रोक नहीं सकता। ये उसका अधिकार है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने उसको ये राइट दिया है कि वो उसमें एक्टिवली एंगेज हो सकता है। तो ये पहला राइट, टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बोला बिजनेस के में, उसके कंडक्ट में, उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है, अधिकार है। अब समझिए डोरेमोन ने बोला भाई पार्टनर, मैं पार्टनर हूं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने मुझे राइट दिया है कि मैं बिजनेस के कंडक्ट में, मैनेजमेंट में मेरा राइट है पार्टिसिपेट करने का। टॉम और जेरी बोला अच्छा ये बात, चलो कोई बात नहीं, तो आओ अपना। टॉम और जेरी भाई अगले दिन जिस तरीके से आए, डोरेमोन भी ऑफिस में आया, डे टू डे बिजनेस को समझने के लिए, देखने के लिए, मैनेज करने के लिए। अब समझिए टॉम और जेरी इस बात पे डिसाइड कर रहे हैं, ये लोग बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि इस बार जो गुड्स परचेज करेंगे, भाई पहले जो सप्लायर था उसी से खरीदे कि दूसरा का एक सप्लायर है उससे खरीद ले। डोरेमोन एक तीसरा सप्लायर को भी जानता है। डोरेमोन को एक तीसरा सप्लायर मालूम है। और डोरेमोन ये बताना चाह रहा है कि जब हम लोग इस बात पर एनालाइज कर रहे हैं कि पहला सप्लायर से खरीदे कि दूसरा से खरीदे कि तीसरा, तीसरा तो भाई डोरेमोन को मालूम है, तो बोल रहा है कि मैं ऑप्शन एक और दे रहा हूं। अब ये जैसे ही बोलना चाहा, टॉम और जेरी ये डिसाइड कर लिया कि चलो दूसरे सप्लायर से खरीदेंगे, कुर्सी से उठ के चला गया। भाई डोरेमोन बोलना चाह रहा था, वो बोल भी नहीं पाया। तो ध्यान रखिए, अब ये ऑफिस तो आया। अब समझिए डोरेमोन ने बोला कि भाई मैं एक और सप्लायर को जानता हूं, उससे भी सामान हम लोग खरीद सकते हैं। तो टॉम और जेरी बोल रहा है तुमको ऑफिस आने दे रही है, तुम्हारे लिए काफी नहीं है क्या, जब हम तुमसे पूछेंगे भी। भाई उससे कुछ पूछ ही नहीं रहा है, उससे कोई डिसीजन लिए ही नहीं जा रहा है। तो ऐसा नहीं कर सकते। कोई पार्टनर अगर है तो भाई उसके पास अधिकार है, राइट टू बी कंसल्टेड। तो डोरेमोन बोल रहा है मेरे पास अधिकार है कंसल्ट होने का, राइट टू बी कंसल्टेड, पूछे जाने का अधिकार है मेरे पास। तो जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप उस पार्टनर से भी पूछेंगे। चलिए जब ये चीज हो गया, इतना हुआ, तो इसके बाद डोरेमोन ने क्या बोला। डोरेमोन ने आगे बोला कि भाई देखो एक बात बताओ, मैं तो इतने टाइम से फर्म में नहीं आता था। टॉम और जेरी को बोल रहे कि मैं तो इतने टाइम से फर्म में नहीं आता। बोले हाँ तो एक काम करो भाई, मैं भी अकाउंट जानता हूँ, आरएसओ से मैंने भी अकाउंट्स पढ़ा है, अकाउंट्स का नॉलेज मुझे भी है। लाओ मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ कि कितने ट्रांजैक्शन जर्नल कैसे बना रहे हैं, आप लेजर कैसे बनाते हैं, या ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाया है तो कैसे बनाया है, कितने का प्रॉफिट हुआ, लाओ मुझे दिखाओ। डोरेमोन देखना चाह। टॉम और जेरी ने बोला तुमको फर्म में आने दे रहे हैं, तुमसे पूछ भी रहे हैं, और अब तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी दिखाएंगे। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिखाएंगे तो समझिए ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर कोई पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, फर्म के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, किसी डॉक्यूमेंट को अगर देखना चाह रहा है तो ये उसका अधिकार है, वो उसको देख सकता है। दैट इज तीसरा राइट, एक्सेस टू ऑल रिकॉर्ड।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स, साथ में सिर्फ देख नहीं सकता, इंस्पेक्ट कर सकता है। जिसने बनाया है उससे पूछ सकता है कि बताओ ये एंट्रियां बनाए तो कैसे तुम बनाए, चाहे तुम इसको डेबिट की। साथ में सिर्फ इतना नहीं, उसका मन इतना में भी नहीं भरा, एग्जामिन करेगा। बोले आप सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, वो एग्जामिन भी करेगा। बोले डोरेमोन को इतना में मजा नहीं आ रहा है, बोले एक काम कर जीरोक्स निकाल सब। बोला हम यहां नहीं देखे, हम घर जाके देखेंगे। वो चाहे तो उसका कॉपी भी ले सकता है, तो ये उसका अधिकार है। तो समझिए, जब इतना हुआ तो अब इसके बाद डोरेमोन क्या बोला भाई। डोरेमोन ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे तो पता चला, ओ माय गॉड, बिजनेस में तो से फॉर एग्जांपल 30 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 30 लाख का प्रॉफिट। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर इन्होंने रखा था। 30 लाख का प्रॉफिट जब हुआ है तो अगले दिन प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना था। डोरेमोन सुबह नहा धो करके भाई एक तो बैग लेके आया है कि आज 10 लाख रुपया मिलेगा, 10 लाख रुपए इसी बैग में भरेंगे और घर लेके जाएंगे। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन होने स्टार्ट हुए और प्रॉफिट बटा तो टॉम और जेरी एक तेरा एक मेरा करके पूरा 30 लाख बांट लिया। डोरेमोन को दिया ही नहीं, बैठ टेबल पे भी बैठा हुआ, बैठ कर खाली देख रहा है। बोला एक इसको दे रहा है, एक इसको दे रहा है, एक करें, एक नोटिस को, एक नोटिस को, फिर इसको, फिर इसको। डोरेमोन को दे ही नहीं रहा है। भाई 15-15 लाख बांट के दोनों घर, डोरेमोन वहीं बैठा रह गया। तो समझिए, डोरेमोन ने बोला प्रॉफिट हमको भी दो। बोले वाह, तुमको हम आने दे रहे हैं, तुमसे हम पूछ रहे हैं, तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे रहे हैं, जीरोक्स करके तुमको दे दिए, तुमको प्रॉफिट भी चाहिए, प्रॉफिट ना दे तो ये काम नहीं कर सकते। हर एक पार्टनर के पास राइट है प्रॉफिट में हिस्सा लेने का। दैट इज राइट टू टेक शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फर्म के प्रॉफिट में राइट है, उसका अधिकार है प्रॉफिट में हिस्सा लेने का। पार्टनरशिप फर्म ने भी, पार्टनरशिप एक्ट ने भी डेफिनेशन में भी लिख के दिया था, भाई शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना है। इसके बाद आगे अब समझिए क्या हुआ। अब इसके बाद भाई फर्म जब चल रहा है साल के दौरान फर्म में एडिशनल पैसे की जरूरत पड़ी। अब टॉम ने बोला भाई मेरे पास पैसा है नहीं, जेरी बोला मेरे पास भी पैसा नहीं है, डोरेमोन बोला मेरे पास पैसा है, मैं पैसा रखे हुआ, मैं फर्म को पैसे दूं। पैसे दिए। अब जब साल खत्म हुआ, अगले साल की जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्रॉफिट बांट लिए। तो डोरेमोन बोला एक काम करो, हम जो इंटरेस्ट बीच में जो पैसा दिए थे वो हम लोन के रूप में दिए थे फर्म को। और जब लोन दिए थे तो बोला हाँ तो दिए थे। टॉम और जेरी ने बोला हाँ ठीक है, तुमने लोन दिए थे तो उस पे हमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्या? भाई वो पैसा अगर हम नहीं देते, बैंक में रखते तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट हमको मिलवे करता। तो हमको यहाँ भी इंटरेस्ट चाहिए। बोले वाह, अब तुमको इंटरेस्ट भी चाहिए, प्रॉफिट में हिस्सा भी चाहिए, साथ में इंटरेस्ट भी चाहिए। ना देंगे इंटरेस्ट, या तो इंटरेस्ट लो या तो प्रॉफिट लो। डोरेमोन बोला भाई तो फंस गए, इससे बढ़िया तो हमको नहीं देना चाहिए था पैसा। तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसका अधिकार है उस पर 6% पर एनम इंटरेस्ट लेने का, यह उसका राइट। अब इसके बाद समझिए, अब हुआ क्या इसके बाद। अब इसके बाद समझिए इसके बाद हुआ क्या। भाई तीनों पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि एक मीटिंग है और मीटिंग होना है हांगकांग में। और हांगकांग ये लोग चले गए मीटिंग करने के लिए। एक बिजनेस मीटिंग है, क्लाइंट से मीटिंग है, और ये तीनों हांगकांग गए मीटिंग करने। जैसे ही फ्लाइट से उतरे, टॉम बोला जा, पर्स तो ले भी नहीं, और जरा जितना पैसा था कार्ड था सब पर्से में था। जेरी बोला जा, सेम पिंच, मेरे साथ भी यही हुआ, मैं भी नहीं लाया, ना टॉम लाया ना जेरी लाया। बोला लेकिन पैसे की तो जरूरत पड़ेगा भाई, यहाँ रहना है, स्टे करना है, पहले बिजनेस के काम से हम लोग आए हैं तो जरूरत तो पड़ेगा। तो रिमोट बोला कोई बात नहीं, मैं पैसे लेके आया, मैं बहुत सारे पैसे लाया। हालांकि मैं तो लाया था अपने पर्सनल शॉपिंग करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, बिजनेस का काम होना चाहिए। डोरेमोन जितना पैसा लेके गया था, अपना पर्सनल चीज छोड़ करके उसने सारे पैसे खर्च कर दिए बिजनेस के काम में। टॉम और जेरी बोला कोई बात नहीं, जैसे ही इंडिया पहुंचेंगे, ऑफिस पहुंचेंगे, तुम ऑफिस से ले लेना पैसा। डोरेमोन बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगली बार हांगकांग आएंगे तो शॉपिंग कर लेंगे घर परिवार के लिए। जैसे ही इंडिया आए, डोरेमोन बोला भाई मेरा जो पैसवा था वहां हांगकांग में खत्म हुआ था, से फॉर एग्जांपल इसका ये लोग 50 लाख रुपए उड़ा दिया, तो 50 लाख कम से कम हमको दे देते। टॉम और जेरी बोले कौन सा पैसा, भाई तुम भी पार्टनर हो, खर्चा किया तो तुम बिजनेस के लिए किए, जैसे वापस क्या मांगना है? बोले वापस वापस कुछ नहीं मिलेगा। डोरेमोन बोला भाई क्या चल रहा है ये चीज,
ये लोग पागल बना देगा मेरे को ये लोग, कभी हमको आने नहीं देता है, आते हैं तो हमसे पूछता नहीं है, जब पूछता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिखाता है, फिर बोलता है प्रॉफिट नहीं देंगे तुमको, लोन दिया उस पे इंटरेस्ट नहीं हमको दे रहा है। ये लोग चाहता क्या है, अब मेरा 50 लाख रुपए उड़ा दिया, घर वाला ऐसे ही बोल रहा है घर से निकाल देंगे तुमको, वो बोले तो शॉपिंग करने के लिए, तुम बिजनेस के लिए उड़ा के आए हो सारा, यही लोग अलग हमको पैसा वापस नहीं दे रहा है। तो समझिए ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी पार्टनर ने फर्म के लिए, पार्टनर से बिजनेस के लिए अगर कोई पर्सनल एक्सपेंस किया है, तो उसका अधिकार है उतने का वापस फर्म से लेगा, दैट इज राइट टू बी इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफाई का मतलब क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगर फर्म के बदले बिजनेस के लिए अगर आपका कुछ पर्सनल एक्सपेंस लग रहा है, तो आप उसका वापस से ले सकते हैं, इंडेमनिफाई हो सकते हैं। अब इतना जब कुछ हो गया, डोरेमोन परेशान हो, बोला भाई अब हमको पार्टनर रहना ही नहीं है, छोड़ो हटाओ, हम पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहे हैं। बोला हमको नहीं रहना पार्टनर, हम जा रहे हैं। अब डोरेमोन का एक पैर टॉम और दूसरा पैर जेरी दोनों पकड़ लिया और गाना गा रहा, जाने तुझे देंगे नहीं। अब ये दोनों सोच रहा अगर डोरेमोन चला जाएगा तो उल्लू बनाएंगे किसको? भाई डोरेमोन को ही तो उल्लू बनाते थे। लेकिन डोरेमोन बोला ना हमको नहीं रहना, हमको जाना है, हम जा रहे हैं, हमको नहीं रहना है पार्टनर। ये दोनों उसको जाने नहीं, बोला जाने तुमको देंगे ही नहीं, कैसे जाएगा यहाँ से? ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई पार्टनर जाना चाहता है तो ये इसका राइट है, राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अगर वो जाना चाहता है वो जा सकता है, हाँ बशर्ते आपने वैलिड नोटिस सर्व कर दिया हो, बाकी सारे पार्टनर को बता दिया, ये उनका अधिकार है जाने। तो अगर राइट की बातें करूं तो जब कभी भी राइट आए, यही कहानी आप याद कर लीजिएगा, टॉम जेरी और डोरेमोन वाली। क्या पहले डोरेमोन को आने नहीं दे रहे थे, फिर उससे पूछ नहीं रहे थे, फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिखा रहे थे, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे रहे थे, लोन पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे, उसके बाद उसको उसका पैसा खर्च कर दिया, उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद जाने भी नहीं दे रहे। ये सब उसका राइट है। तो इट वाज द राइट ऑफ पार्टनर। ऑब्वियस सी बातें हैं, जब राइट की बातें हो रही है तो साथ में ड्यूटीज की भी तो बातें होंगी। पार्टनर को ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट ने सिर्फ पार्टनर को राइट दिया, पार्टनर को राइट देता है इन द फेवर ऑफ पार्टनर, लेकिन अब पार्टनर को सर्टेन ड्यूटीज भी परफॉर्म करने हैं। और ये नॉर्मल रूल भी होता है, अगर राइट दिया जा रहा है तो साथ में ड्यूटीज भी देने चाहिए, वरना उसका मिसयूज हो सकता है। और अगर सिर्फ ड्यूटी देंगे, राइट नहीं देंगे, तो ड्यूटी सही तरीके से पूरा भी नहीं। तो राइट्स एंड ड्यूटीज बाय साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। तो जब राइट दिए गए तो आइए अब ड्यूटी की भी बातें करते हैं। पार्टनर का सर्टेन ड्यूटीज भी होता है। क्या ड्यूटी होता है? सबसे पहला, कैरी बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। अब समझिए, अब डोरेमोन बिजनेस में आ गया और वो देखा कि भाई ये लोग सीमेंट का बिजनेस करते हैं। 8 महीने 10 महीने साल भर उसने बिजनेस को देख लिया, अब उसको समझ में आ गया। अब वो कर क्या रहा है, सामान उसी कस्टमर को बेच रहा है जो कस्टमर उसको अलग से कमीशन देता है। ये फर्म का फायदा नहीं, आपका अपना फायदा है। तो आप बिजनेस को इस तरीके से चलाएं, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज हो, सारे पार्टनर का उसमें बेनिफिट हो, सिर्फ आपका बेनिफिट नहीं, आप अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं देखेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज देखेंगे, ये आपका ड्यूटी। साथ में बाउंड टू बी जस्ट फेथफुल टू ईच पार्टनर। भाई हर एक पार्टनर के साथ आप फेथफुल रहेंगे। ऐसा नहीं कि कब किसका प्रॉफिट का हिस्सा मार ले, ऐसा नहीं, आप हर एक पार्टनर के साथ फेथफुल रहेंगे। साथ में indemnify the firm for any loss caused by his neglect, fraud and misbehave in the conduct of the business। मतलब बिजनेस करने में अगर आपके नेग्लेक्ट के कारण, नेग्लेक्ट इन द सेंस भाई बिजनेस में बैठे हुए एसी चला के बस सो रहे, कस्टमर आया बोल रहा है सीमेंट चाहिए, बोलो नहीं है सीमेंट मेरे पास, कस्टमर बोल रहा है वो पीछे रखल तो है, बोलो मेरे लिए, हम अपना घर में लगाएंगे, तुमको उससे मतलब? भाई नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं कस्टमर से, भाई किसी तरीके से आप मिसबिहेव कर रहे हैं। अगर ये सब के कारण बिजनेस में आपके वजह से कुछ नुकसान हो रहा है, तो आपको इंडेमनिफाई भी करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अभी इंडेमनिफिकेशन का राइट दिया था कि फर्म की वजह से आपका कोई नुकसान हो रहा है, आपका कोई खर्च हो रहा है, तो आप उसको ले सकते हैं फर्म से, लेकिन आपके वजह से अगर फर्म का नुकसान हुआ तो आपको भरना भी पड़ेगा। तो इंडेमनिफिकेशन का राइट भी है और इंडेमनिफिकेशन का ड्यूटी भी। इसके बाद आगे बढ़े तो मस्ट नॉट कैरी एनी कंपीटिंग बिजनेस विद द फर्म ऑफ डोरेमोन। किया बोला अब भाई हमको समझ में आ गया सीमेंट का बिजनेस करते कैसे, कहां से सामान लाते हैं, कहां टारगेटेड कस्टमर है, कितना में बेचते हैं, ये सब समझ गया वो। जैसे इधर फर्म है और फर्म के सामने वाला घर में अपना दुकान डाल, तो ऑब्वियस ही बातें हैं भाई, कस्टमर जो रिलेटेड, कस्टमर जो अटैच्ड है वो पार्टनर से अटैच्ड होता है, उसको बिजनेस से क्या लेना देना है? कस्टमर तो पार्टनर से अटैच्ड है।
अब ऑब्वियस सी बातें हैं, लोग डोरेमोन को जान रहे थे, कस्टमर डोरेमोन को जानता था। डोरेमोन देखा दूसरा शॉप पे, तो कस्टमर तो उसके शॉप पे चला जाएगा, फर्म में तो ये भी नहीं करेगा। तो इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट ने मना किया, बोला ना, 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 कंपीटिंग बिज़नेस आप नहीं करो फर्म के साथ। हाँ, करना है तो इधर पार्टनर्स हटिए, इधर छोड़िए, तब जाके आप कीजिए। पार्टनर रहते हुए कंपीटिंग बिज़नेस नहीं किया जा सकता। इसके बाद कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द बिज़नेस टू अदर्स। अब डोरेमोन क्या बोल रहा है? बोला मजा नहीं आ रहा सीमेंट की बिज़नेस। बोला मैं कंटाल गया हूँ, सुबह डेली-डेली आओ, डेली सीमेंट बेचो, वही मगजमारी किच-किच, छोड़ो हटाओ, मेरे जगह पे मेरा दोस्त आएगा। मैं नहीं आएगा, मेरा दोस्त आएगा। तो मेरा दोस्त आएगा? नहीं हो सकता है। ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। पार्टनरशिप ये अलाउ ही नहीं करता। पार्टनरशिप एक्ट आपको ये राइट ही नहीं दिया कि आप अपने इंटरेस्ट को किसी और को ट्रांसफर करें। ऐसा कोई आपको राइट नहीं। लाइक से फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो भाई बच्चे अटैच्ड हो गए। भाई बच्चे नहीं आर्य सर से पढ़ रहे, आर्य सर अकाउंट्स पढ़े, चलो ठीक है, अच्छी बात। मैं कल को बोलूं कि नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा दोस्त आएगा मेरी जगह पे वो पढ़ाएगा, क्या आप मानेंगे क्या? भाई बच्चा तो धरना पे बैठ जाएगा, बोला नहीं नहीं हम ऐसा मानेंगे ही नहीं। ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं। ये बिजनेस के इंटरेस्ट में भी संभव पॉसिबल ही नहीं। ये अच्छी बात है नहीं। तो सेम उसी तरीके से कभी भी पार्टनर्स अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके बाद रेंडर ट्रू अकाउंट्स ऑफ द फर्म ऑफ द ऑल टू द ऑल पार्टनर्स। अगर आप अकाउंट्स की देखभाल कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बना रहे हैं, या कोई डॉक्यूमेंट आपके पास पोजीशन में है, आप ट्रू अकाउंट्स दिखाएं। ऐसा नहीं है मैं 5 लाख का सेल कर रहे बताया 50,000 का सेल है, पीछे का एक जीरो खा गए। नहीं, ये काम नहीं कर सकते। आप ट्रू अकाउंट सरेंडर करेंगे और साथ में फर्म का अगर प्रॉपर्टी आपको दिया गया, आपके अंडर में, आपके पोजीशन में है, तो आप एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म ही यूज करें, उसके अलावा और कोई यूज नहीं करेंगे। तो ये जो आपको बताया गया दैट इज ड्यूटी ऑफ द पार्टनर, ये पार्टनर का ड्यूटी होता है। तो पार्टनर के राइट्स भी है, पार्टनर के राइट्स भी दिए गए, साथ में पार्टनर की ड्यूटी भी दिए गए। जब तक राइट्स होगा तो ऑब्वियस सी बातें हैं, राइट्स दिए गए तो आप, जब तक ड्यूटी नहीं होगा आप उसको मिसयूज करेंगे, और अगर सिर्फ ड्यूटी दे दिया जाएगा तो भाई सही से आप ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो पार्टनर के राइट्स भी और ड्यूटीज, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। साथ में अगर कोई बिहार बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं तो भाई यहाँ से तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अब इसके अकाउंटिंग की तरफ चल रहे हैं। मीन्स पार्टनरशिप का अकाउंटिंग। अभी तक हम लोगों ने बेसिक बेसिक बातें की। हम लोगों ने अभी तक बेसिक बेसिक बातें की कि भाई पार्टनरशिप होता क्या है, किस एक्ट से चलेगा, कैसे चलेगा, क्या रूल्स हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स, ड्यूटीज, पार्टनरशिप डीड, काफी बेसिक बेसिक बातें हम लोगों ने की। अब जब आगे चल रहे हैं तो इसके अकाउंटिंग की तरफ अब बढ़ रहे हैं, और जब इसके पार्टनरशिप की अकाउंटिंग की बातें मैं करूं तो इसके पार्टनरशिप के अकाउंटिंग सर्टेन रिलेटेड है टू द सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग। भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे आप अकाउंटिंग कर रहे थे, यहां भी अकाउंटिंग लगभग उसी के जैसा है, बस कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ एडिशनल चीजें आ जाती हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल जैसे आपने वहां जर्नल बनाना सीखा, भाई यहां पे भी जर्नल वैसे ही बनेगा। ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग के प्रोसेसेस की अगर बातें करें तो ट्रांजैक्शन को जैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे, जैसे मेजर कर रहे थे, जैसे रिकॉर्ड कर रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे, भाई ये चीजें वैसे ही होनी। जर्नल वैसे ही बनेगा, लेजर वैसे ही बनेंगे, ट्रायल बैलेंस वैसे ही बनेंगे। लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बातें आएंगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी सोल प्रोप्राइटर में क्या बनाते थे सर? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। यहां भी वही चीज होगा। अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। लेकिन एक नया अकाउंट आ जाता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस आया, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाए, और उसके बाद एक नया अकाउंट बनाए, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और बैलेंस शीट उसके बाद बनाए। तो वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन ही चीज होता है, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। यहां पे चार, ट्रेडिंग, पीएल, पीएल अप्रोप्रिएशन, तब बैलेंस शीट। तो यहाँ चार चीजें हो गई, वहां तीन था। लेकिन जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सेम वही था। तो भाई बच्चा कभी कभी ये चीज पूछते हैं, बच्चे के मन में सवाल आता है, बोले सर डायरेक्टली सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई तुम क्या चाह रहे हो, दोबारा तुमको जर्नल पढ़ाए क्या? क्लास 11th में जर्नल पढ़ के आए, दोबारा तुमको जर्नल पढ़ा दे? मैं क्या दोबारा मैं तुमको लेजर बताऊं? तब तो हो गया, 1 साल का सिलेबस 4 साल में खत्म होगा। ये नहीं है। जो चीज आप वहां पढ़ करके आए हैं सेम हो वही चीज यहाँ पे पढ़ना है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीजें अलग है। लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको बताया
कि वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बन रहा था। यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट वैसे ही बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे ही बनेगा, बस उसके बाद एक नया अकाउंट ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएगा। तो आइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नया है। हालांकि उससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की अगर बातें की जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है ट्रेडिंग कंसर्न के द्वारा टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। मींस ट्रेडिंग बिजनेस से कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ बनाए जाते हैं वो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंडायरेक्ट इनकम के साथ बनाया जाता है, और इस बात के लिए बनाया जाता है कि कितना नेट प्रॉफिट और कितना नेट लॉस है। मींस ओवरऑल बिजनेस में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। इसके बाद जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन की बातें वहां करते हैं कि बिजनेस में एसेट कितना, बिजनेस में लायबिलिटीज कितनी, बिजनेस में कैपिटल कितने, ये बेसिक बेसिक बातें वहां बताई जाती है, दिखाई जाती है। तो भाई यहां भी सेम वही चीज होगा। ट्रेडिंग अकाउंट भी वैसे ही बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे ही बनेगा, बैलेंस शीट वैसे ही बनेगा, बस एक नया चीज आ जाएगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बातें मैं कर रहा हूं, तो आइए आपको एक और कॉन्सेप्ट मैं साथ में समझाता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ होना चाहिए। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है, आइए मैं आपको बता रहा हूं। भाई जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये एक्सपेंसेस, जब आप सोल प्रोप्राइटर में बातें करते थे तो यही एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैटेगराइजेशन करते थे आप। अब यहां पे समझिए, ये जो एक्सपेंसेस है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाले, वो दो पार्ट में और बढ़ जाता है। पार्टनरशिप फर्म का जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगेन दो पार्ट में बटा, और वो दो पार्ट में बटा तो किसमें, वो दो पार्ट में सबसे पहला बढ़ता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और दूसरा होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मींस भाई जैसे आप वहां पे कैटेगराइजेशन करते थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, वो सेम कैटेगराइजेशन होगा यहां भी। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस आगे चल के दो पार्ट में बट गया, पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन के लिए, कि पीएल अकाउंट के लिए अलग, पीएल एप्रोप्रिएशन के लिए अलग, दो पार्ट में बांटे, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये समझ लीजिए क्या है। बोले सर एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सर ये क्या होता है, ये मुझे नहीं बुझा रहा है। आइए मैं बता रहा हूं, अभी तो मैंने बताया भी नहीं है। तो आइए समझिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, समझिए। भाई कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका नेचर ऐसा है कि उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि फर्म में कितना प्रॉफिट कितना लॉस, वो एक्सपेंसेस पूरा का पूरा पेबल होगा। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि फर्म में कितने का प्रॉफिट है, फर्म में कितने के लॉसेस है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो पूरा का पूरा पेबल होगा। इवन फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो, फर्म में लॉसेस हो, वो पूरा का पूरे दिए जाए। कुछ एक्सपेंसेस के ये नेचर होते हैं, और वैसे एक्सपेंसेस जिनका ये नेचर है, वैसे एक्सपेंसेस को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लाइक बिजली का बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये देखने जाएगा, बोले ना ना कोई बात नहीं, छोड़िए, बिजनेस से प्रॉफिट नहीं, वैसे बिजली का बिल ना लेंगे। हमको क्या मतलब है भाई, बिजली विभाग वाले सीधे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले बोलेगा हमको इससे क्या लेना देना है। आपके फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं। रेंट, भाई आप जिस रेंटेड प्रोमाइसेस में बिजनेस कैरी कर रहे हैं, वहां का ओनर ये देखने जाएगा, बोले चलिए कोई बात नहीं भाई, भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा, छोड़ो, इस रेंट नहीं लेंगे। ऐसा होता है क्या भाई, ओनर को इस बात से क्या लेना देना। रेंटेड प्रोमाइसेस के जो ओनर है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो तो भी रेंट दीजिए, नहीं हो तो भी दीजिए। भाई जो आपके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है, क्या एम्प्लॉय सैलरी इस बात को देख के लेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो चलिए ठीक है सैलरी लेते हैं, नहीं हो रहा चलिए नहीं लेंगे, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं। तो ये सब जो एक्सपेंसेस है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मींस वैसे एक्सपेंसेस जिनका पेबल कितना होगा, पूरा होगा नहीं होगा, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका ऐसा नेचर है कि वो तभी पेबल होंगे जब फर्म में प्रॉफिट हो, अगर नहीं हो तो वो पेबल नहीं हो। वैसे एक्सपेंसेस को बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बोले सर ऐसा कौन सा एक्सपेंस होता है। बोला ऐसा एक्सपेंस तो मैं आज तक सुन में नहीं किया कि भाई फर्म में प्रॉफिट होगा तो देंगे और नहीं होगा तो नहीं देंगे। बोला ऐसा तो कोई नहीं होता है। आइए मैं बताता हूँ ऐसा होता है। पार्टनरशिप के केस में ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक भाई पार्टनर को पेमेंट करना है सैलरी का, पार्टनर को पेमेंट करना है कमीशन का,
पार्टनर को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक बात समझिए, आप खुद ही सोच करके बताइए, भाई पार्टनर ओनर के कैपेसिटी में है, आप बिजनेस के ओनर हैं और बिजनेस में लॉस हो रहा है, बिजनेस लॉसेस इनकर कर रहा है और आप बोल रहे हैं हमको सैलरी मिलना चाहिए, हमको सैलरी दो। वो पागल आदमी हो क्या भाई? भाई एक तो बिजनेस नुकसान में चल रहा है, तुम सैलरी लोगे, बिजनेस और नुकसान में जाए। आप ओनर हैं, भले एम्प्लॉय सैलरी लेता है लेकिन ओनर अपना उस समय सैलरी छोड़ दे। बोले भाई बिजनेस में लॉस चल रहा है यार, अब मैं सैलरी लूंगा और लॉस पड़ जाएगा। बिजनेस में लॉसेस हो रहा है, आप बोल रहे हैं हमको कमीशन मिलना चाहिए। समझिएगा, पार्टनर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है, पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है, पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जा रहे हैं। भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो हो रहा है, भाई जब प्रॉफिट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन किस बात का कीजिए? पार्टनर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस अप्रोप्रिएशन नेचर के होते हैं। लाइक पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन ध्यान रखिए, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस होने के बावजूद भी वो ऐसा एक्सपेंस है जो अप्रोप्रिएशन नेचर का नहीं। लाइक अगर पार्टनर को रेंट देना, मानिए रेंटेड प्रेमाइसेस जो आप लिए हैं उसका ओनर पार्टनर ही है और पार्टनर को ही रेंट देना है, वो एप्रोप्रिएशन नेचर का नहीं होगा, वो चार्ज नेचर का। उसका पेमेंट करना ही करना है आप। पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, कभी आप पढ़ करके आए थे, डीड नहीं हुए तो ये 6% का देना पड़ता है, तो उसका नेचर एप्रोप्रिएशन का नहीं चार्ज का होता है। तो ये दो एक्सपेंसेस पार्टनर से रिलेटेड होने के बावजूद भी चार्ज नेचर के हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो एक्सपेंसेस जो पार्टनर से रिलेटेड हैं वो एप्रोप्रिएशन नेचर के जनरली। हाँ, इसके अलावा अगर कोई क्लाउसेस बता दिए गए, डीड वैसा बना दिया गया तो वो चार्ज उसको बनाया जा सकता है, लेकिन जनरली वो एप्रोप्रिएशन नेचर का ही होता है। तो ये अगर आपको समझ में आया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तभी आप इनका कैटेगराइजेशन कर पाएंगे और आगे चल के आप पीएल एप्रोप्रिएशन को समझ पाएंगे। अगर आप इनका कैटेगराइजेशन सही तरीके से नहीं कर पा रहे तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते समय आपको दिक्कतें हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब समझिए, वैसे एक्सपेंसेस जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, ये आगे चल के हम लोग जब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो इसके पीएल अकाउंट में बनाते हैं। हालांकि आगे चल के, हालांकि आप पहले भी क्लास 11th में भी आप पीएल अकाउंट बना करके आए। अब एक बात बताइए, पीएल अकाउंट बनाते थे तो कई वहां पे एक्सपेंस डेबिट करते थे, बोले सर डेबिट में लिख रहा है टू रेंट अकाउंट। तो क्या वहां पे मास्टर साहब ही बोलते थे देखो भाई पहले प्रॉफिट उतना अवेलेबल है कि नहीं है, मानिए 1,20,000 रेंट देना है, बोले प्रॉफिट अवेलेबल नहीं सर, प्रॉफिट तो खाली 20,000 है सर, 20,000 का प्रॉफिट है। तो क्या सर बोलते थे छोड़ो हटाओ 20,000 का रेंट दो, बाकी 1 लाख नहीं दो। नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, फर्म का रेंट 1,20,000 है तो वो जाएगा, एक्सपेंसेस 1,20 है तो वो जाएगा, भले उससे लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो वैसे एक्सपेंसेस जो चार्ज नेचर के हैं वो तो आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे फर्म इसके वजह से लॉस ही क्रिएट क्यों ना कर ले। तो वैसे एक्सपेंसेस को बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और वो पीएल अकाउंट में दिखाए जाए। लेकिन वैसे एक्सपेंसेस जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये पीएल अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, इसके लिए अलग से अकाउंट बनाते हैं और जिसका नाम होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए नाम ही में वर्ड है एप्रोप्रिएशन। तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जा रहा है, ये वैसे एक्सपेंसेस को ही शो करने के लिए बनाया जा रहा है जो एप्रोप्रिएशन नेचर के हैं। और पार्टनरशिप में बताया कि मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो तरीके में बढ़ते हैं, तो अब ये सी बात है इनका जो तरीका होगा दिखाने का, प्रेजेंटेशन भी वो अलग अलग अकाउंट में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले को पीएल में और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ रहे हैं। हालांकि क्लास 11th के लेवल पीएल एप्रोप्रिएशन आप नहीं पढ़ते हैं, पीएल अकाउंट आप पढ़ करके आते हैं तो दोबारा पीएल आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं पढ़ के तो दोबारा पढ़ाया जा रहा है। सीयूटी के लेवल पे और क्लास 12th के लेवल पे तो इंपॉर्टेंट है ही, सीयूटी के लेवल पे भी ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आइए फटाफट से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। भाई ये पीएल के बाद बनाया जाता है, तो जैसे पीएल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। प्रिपेयर्ड टू एप्रोप्रिएट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर। ये बनाया जाता है पार्टनर के बीच में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए। ऑफ द फर्म नेट लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इटसेल्फ। ध्यान रखिएगा, क्लास 12th वाले बच्चे कभी भी नेट लॉस को बांटने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते। नेट लॉस को बांटने के लिए कभी पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ
प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही बनाया जाता है, नेट लॉस पीएल अकाउंट से ही बढ़ जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, ये सब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाए जाते हैं, जिसका नेचर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का है। मींस यहाँ पे वैसे एक्सपेंसेस दिखाए जाएंगे जिनका नेचर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का है। जस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे ही ट्रेडिंग बनाते हैं उसके बाद पीएल बनाते हैं, तो पीएल के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। हेंस इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अब ये देखिए लास्ट पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट एंड रेंट पेबल टू पार्टनर आर एक्सेप्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर का है, ये पीएल अकाउंट में दिखाया जाता है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट समझाते समय मैंने आपको बताया था, ये दो एक्सपेंसेस पार्टनर से रिलेटेड होने के बावजूद भी पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाए जाते हैं, क्योंकि इनका नेचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बोलिए क्लियर हो रहा है? अब ये चीजें अगर आपने समझा है तो ऑब्वियस सी बातें हैं। अब इसके बाद आइए तो हम लोग इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लिए। अब आइए इसके बाद मैं आपको इसका फॉर्मेट भी दिखाता हूं। जब इतनी बातें कर रहे हैं तो फॉर्मेट कैसे छोड़ सकते हैं? आइए अब मैं आपको फॉर्मेट इसका दिखा रहा हूं। भाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा तो ऐसे ही इसी फॉर्मेट में बनाया जाता है, इसी तरीके से बनाए जाते हैं। दैट इज, देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर देखिए। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए हेडिंग बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिसका बना रहे हो अगर नाम दिया हो तो वो लिख लीजिए। किस ईयर का बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, लाइक से फॉर एग्जांपल 31 ऑफ मार्च 2025, तो ऐसे लिख देंगे 31 मार्च 2025। इसके बाद सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए आपको नेट प्रॉफिट चाहिए होता है, क्योंकि पीएल के बाद बन रहा है तो आपको नेट प्रॉफिट चाहिए। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ला दिए। अगर नेट लॉस है तो नेट लॉस भी यहां लाया जाता है। पीएल अकाउंट से डेबिट में नेट लॉस लिख दिया, लेकिन ध्यान रखिए नेट लॉस हर एक केसेस में नहीं लाए जाएंगे। नेट लॉस लाने का पर्टिकुलर केस है कि मानिए से फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में नेट लॉस हुआ है 1000 का और मैं पार्टनर से ड्राइंग चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करूंगा 1200 का, तो इस केस में 200 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा फर्म में, और उस केसेस में प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा और प्रॉफिट बांटने होंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा। लेकिन से फॉर एग्जांपल फर्म लॉसेस में है और कोई उम्मीद नहीं है कि आगे चल के भी फर्म प्रॉफिट में होगा, इस बार भाई कोई ऐसे इनकम नहीं आने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेने के बाद भी फर्म लॉसेस में ही रहेगा, मींस फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर लॉस आ रहा है तो उस केस में आप पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, आप पीएल अकाउंट ही बनाएंगे। तो समझिए अगर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट आ रहा है तभी पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया जाएगा। तो ये केसेस मैंने आपको बताए कि कब लॉसेस होने के बावजूद भी पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया जा सकता है। इसके बाद वैसे एक्सपेंसेस जो एप्रोप्रिएशन नेचर के हैं तो देखिए डेबिट साइड में दिखा दिया जाता है। सेम इसका फॉर्मेट वैसा ही है जैसा पीएल अकाउंट का बनता था। भाई एक्सपेंसेस डेबिट में और इनकम क्रेडिट में। तो देखिए एक्सपेंसेस, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है, पार्टनर को कमीशन दिए जा रहे हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, या प्रॉफिट का पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को दिया नहीं जाता, पार्टनर से लिया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। हालांकि ये सब एक्सपेंसेस है तो इसको डेबिट साइड में दिखाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है तो इसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। और जैसे टोटल एंड बैलेंस करते हैं, टोटल एंड बैलेंस कर लिए इस लेजर को, और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आया इसको पीएसआर में बांट, पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। तो यही इसका फॉर्मेट है भाई, बेसिक सा फॉर्मेट है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट काफी मायने रखता है सीयूटी के लेवल पे भी और क्लास 12 के लेवल पे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, आप इस चीज पे ध्यान दें। तो ये मैंने आपको इसके थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ इसका फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया। तो आप बताइए यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है? समझने में कोई दुख तकलीफ समस्या? भाई कई बच्चे कंटिन्यूअस मैसेज कर रहे थे, सर क्लास 12 पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सर समझ में वहां नहीं आया था, या मैं पढ़ रहा हूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कहीं और से पढ़ रहा हूं, मैं इंस्टीट्यूशन साथ ज्वाइन नहीं कर सकता हूं। तो भाई उनके लिए ये चीज, अब बताइए चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? चीजें आपको समझ में आ रही? तो ये चीजें अब जब अकाउंटिंग में आगे बढ़ेंगे, पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में आगे बढ़ते हैं, तो इसके अकाउंटिंग में आगे बढ़ेंगे तो अब इसका अकाउंटिंग, जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बना लिया
प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर लिया, तो अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा दैट इज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। लेकिन साथ में ध्यान रखिए, मैंने एंट्रीज भी आपको लिख के दी। कई कई बार आपके एग्जाम में एंट्रीज पूछ लिए जाते हैं, तो जब एंट्रीज पूछा जाए तो आप किस तरीके से एंट्री बनाएंगे, ये देखिए आपको लिखा हुआ है बोर्ड पे, और ये सारा एंट्री आपको लिखा हुआ। लाइक से फॉर एग्जांपल, सबसे पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, नेट लॉस ट्रांसफर होगा तो उसका उल्टा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पीएल। जब पार्टनर को कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जाएंगे तो एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ये चार्ज करने का, और उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने का, पीएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिए जाएंगे तो पहले चार्ज करने का, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएल एप्रोप्रिएशन। और उसके बाद ड्राइंग को पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करने का, अल्टीमेटली ड्राइंग को कैपिटल में जाके बंद कर देते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग। पार्टनर को सैलरी और कमीशन मिल रहा है तो पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और लास्ट में इस पार्टनर सैलरी और कमीशन एक्सपेंस है तो इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में जाकर के दिखाने के लिए दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। इसके बाद अगर रिजर्व बनाना हो, रिजर्व क्रिएट करना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। इसके बाद जब प्रॉफिट ट्रांसफर करना हो, बांटना हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये एंट्रीज है। तो भाई सवाल आपको या तो क्वेश्चन आपको या तो फॉर्मेट से पूछे या तो एंट्री से पूछे, आप दोनों बना सकते हैं, दोनों मैंने आपको बता दी, साथ में थ्योरेटिकल पार्ट भी अपन कवर अप कर लिए। तो ये था पीएल एप्रोप्रिएशन की बातें। अब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनरशिप का अकाउंटिंग में जो अगला टॉपिक होता है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगले टॉपिक में जब चलेंगे तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बातें करें। और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो पार्टनरशिप फर्म में प्रिपेयर होता है वो दो तरीके से प्रिपेयर होता है, दो तरीके से बनाए जाते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। भाई ये दो तरीके से, दो मेथड से बनाए जाते हैं। द फर्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड सेकेंड इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो पार्टनरशिप के अकाउंटिंग की जब बातें कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन पीएल एप्रोप्रिएशन की बातें किए, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल की बातें कर रहे हैं। और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो प्रिपेयर हो रहा है वो दो तरीके से प्रिपेयर हो रहा है। द फर्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड सेकेंड इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ये दो तरीके से अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। ध्यान रखिएगा सीयूटी के लेवल पे आपको इसमें से आइटम्स से पूछता है कि बताइए कौन सा आइटम कहां दिखाएंगे। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो कहां दिखाएंगे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो कहां दिखाएंगे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे। ये बेसिक बेसिक बातें आपसे पूछी जाती है। तो आइए हम लोग शुरू कर ले अब कैपिटल अकाउंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट अकाउंटिंग जो पार्टनरशिप फर्म के लिए किया जाता है दैट इज नेक्स्ट अकाउंटिंग में इनका किया जाता है कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। और वो दो तरीके से बनाए जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे, दैट इज सबसे पहले शुरू करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आइए ध्यान रखिए, देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या बोल रहे हैं। देखो भाई जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है ये देखिए आपको बता रहा है अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर होता है जिसको हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। भाई इस मेथड में सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हाउ मेनी अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, तो आप बोलेंगे ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा दोस्त, और वो होता है कैपिटल अकाउंट। इसके बाद ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू पार्टनर्स कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। उन्हें पार्टनर के कैपिटल से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट इसी में रिकॉर्ड किए जाएंगे। भाई अकाउंट एक ही को बन रहा है तो इसी में रिकॉर्ड करेंगे। द अमाउंट ऑफ कैपिटल डू नॉट रिमेन फिक्स्ड, और नाम में है फ्लक्चुएटिंग तो फिक्स कैसे रहेगा। यहां पे कैपिटल का बैलेंस फिक्स नहीं रहता है। इन दिस सिस्टम इट कीप्स चेंजिंग विथ एवरी डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री। बोला डेबिट और क्रेडिट के साथ ये बैलेंस इसका चेंज होता रहेगा। साथ में ध्यान रखिए बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट। भाई बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड नेचर में पूछा जाता है
कि इस अकाउंट के बैलेंस डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे, इस अकाउंट के बैलेंस इधर डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। भाई या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट, दोनों में से कोई बैलेंसेस ये शो कर सकता है। तो ये था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बातें। हालांकि जब इसके अकाउंट की हम लोग बातें करेंगे तो आइए मैं आपको इसके अकाउंट की तरफ लेकर के चलता हूं कि भाई जब इसके अकाउंट की बातें करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसके फॉर्मेट की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। आइए इसके फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं भाई फॉर्मेट में क्या क्या है। फॉर्मेट इसके जब बनाना हो, अकाउंट बनाना हो तो किस तरीके से हम लोग बनाएंगे ये मैं अब आपको दिखा रहा हूं। तो आइए सारे बच्चे अब इसके, ये तो बेसिक बेसिक बात। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अकाउंट बनाने के लिए बोला जाए तो हम लोग कैसे अकाउंट बनाएंगे ये देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको मालूम है एक ही अकाउंट बनाते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल, और ये जो फॉर्मेट है यही पार्टनर्स कैपिटल का है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इधर सबसे पहले जब बनाएंगे तो लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसका भी बना रहे हो जिसे पार्टनर का है तो कैपिटल अकाउंट लिख लिए। इसमें क्या क्या दिखाते हैं, सीयूटी के लेवल पे आपको इससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्या शो किया जाता है। तो सबसे पहले भाई अगर क्रेडिट बैलेंस है तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दिए बाई बैलेंस बीडी। अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी डेबिट में लिख दिए। अब समझिए कैपिटल अकाउंट बनाने का सिंपल तरीका होता है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आप ध्यान देंगे तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बोलता है जब कैपिटल बढ़े तो कीजिए क्रेडिट और यही कैपिटल घटे तो कीजिए डेबिट। मैं सिंपल सा तरीका है, वो सारे ट्रांजेक्शन जो कैपिटल को बढ़ा रहे होंगे उसको मैं लिखूंगा क्रेडिट में और जो घटा रहे होंगे उसको मैं लिखूंगा डेबिट में। क्रेडिट में लिखे हुए सारे जो आपको आइटम्स है ये वही आइटम्स हैं जो कैपिटल को बढ़ा रहे होते हैं। लाइक एडिशनल कैपिटल लेकर के आए, कैश या बैंक किसी भी तरीके से एडिशनल कैपिटल लाए। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है ये भी कैपिटल को बढ़ाएगा। पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, ये भी कैपिटल को बढ़ाएगा। शेयर इन प्रॉफिट मिल रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन से, ये भी बढ़ाएगा तो क्रेडिट में लिख दिए। और वो सारे आइटम जो इसको घटा रहे होंगे कैपिटल को उसको डेबिट में लिखेंगे। लाइक ड्रॉइंग्स, अब ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल ये दो चीजें होती है। अब जब हम लोग ड्रॉइंग में चलेंगे तो इसकी बातें करेंगे कि आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है, लेकिन अभी के लिए समझिए ड्रॉइंग दोनों में से कोई भी हो तो भाई यहां पे डेबिट कर दिए जाएंगे क्योंकि वो कैपिटल को घटा रहा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैपिटल को कम करता है तो उसको भी डेबिट में दिखा दिए। अगर लॉसेस का शेयर हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देखिए लॉस, यहां पे पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं लिखा हुआ है, पीएल अकाउंट लिखा हुआ है, लॉसेस में शेयरिंग है तो ये भी डेबिट में दिखाए जाएंगे। और इसके बाद जैसे लेजर को टोटल एंड बैलेंस किया जाता है टोटल एंड बैलेंस किए जाएंगे। इसके बैलेंसिंग फिगर या तो क्रेडिट में आएगा बैलेंस सीडी या तो डेबिट में आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है अभी तो पढ़ करके आए थे, इसके बैलेंस या तो डेबिट हो सकते हैं या तो क्रेडिट हो सकते हैं। तो बताइए यहां तक चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, यहां तक समझने में कोई दुख तकलीफ समस्या? भैया इसका एक पार्ट, ये कैपिटल अकाउंट जो हम लोग बनाए ये इसका एक पार्ट है। तो फटाफट से आप फॉर्मेट देख लीजिए, अगर स्नैपशॉट लेना हो स्नैपशॉट ले ले और इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम। अब जब कैपिटल में आगे की बातें करेंगे तो ये तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दूसरा मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग अब देखेंगे बढ़ेंगे आगे कि सर ये तो चलिए फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड सर मुझे समझ में आ गया, सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पता चल गया, उसमें कैसे अकाउंट बनाए जाएंगे, कितने अकाउंट बनाए जाएंगे, बैलेंसेस उसका क्या होगा, क्या दिखाए जाएंगे, सर चलिए ये पता चल गया। तो जल्दी से बताइए फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैसे बनाते हैं। तो आइए मैं आपको लेकर के चल रहा हूं आगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड की तरफ। तो ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये बता रहा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात। आइए देखिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अंडर दिस मेथड टू अकाउंट्स, भाई इसमें सबसे बड़ा चेंज फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड में, फ्लक्चुएटिंग से फिक्स्ड में सबसे बड़ा चेंज यहां पे कोई एक अकाउंट नहीं बनता है, यहां पे दो गो अकाउंट बनता है। कौन कौन? एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट।
भाई सर ये करंट अकाउंट का आ गया, आइए पता चलेगा आपको। अभी के लिए मैं आपको बताऊं ये कैपिटल का भाई है, ये कैपिटल का भाई है करंट अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कोई एक अकाउंट नहीं बनेगा, दो अकाउंट बनाया जाएगा। द फर्स्ट इज कैपिटल एंड सेकंड इज करंट। इसके बाद कैपिटल में क्या दिखाए जाएंगे और करंट में क्या दिखाए जाएंगे, तो देखिए पार्टनर के कैपिटल में अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड तीन एक चीज दिखाया जाता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा बाकी जो आइटम होगा सर, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट लॉस, सर ये सब कहां दिखाएंगे, तो ये सब हम लोग करंट अकाउंट में दिखाते हैं। पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करने का बस एक रीजन है कि पार्टनर के द्वारा फर्म में लगाया गया पैसा, भाई पार्टनर का जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो बैलेंस पार्टनर का कैपिटल का दिखेगा, मानिए से फॉर एग्जांपल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस दिख गया 10 लाख। अब ये 10 लाख दो चीजों को कंसिस्ट कर रहा है दोस्त, ये 10 लाख में दो चीजें, कुछ पैसा पार्टनर के द्वारा लाया गया होगा और कुछ पैसा जो फर्म से बेनिफिट मिला होगा वो भी इसमें मिला हुआ है। ये दोनों इसमें मिले हुए, लाइक से फॉर एग्जांपल बैंक में पैसा रखते हैं तो आपके अकाउंट में जो पैसा है वो दो चीजों को कंसिस्ट करता है, आपके द्वारा बैंक में रखा गया पैसा और बैंक से द्वारा दिया गया इंटरेस्ट, ये दोनों चीज इंक्लूडेड है उसमें। तो सेम उसी तरीके से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो बैलेंस बताया जा रहा है उसमें दो चीजें हैं, फर्म में पार्टनर के द्वारा लगाया गया पैसा और फर्म में पार्टनर को मिला जो बेनिफिट दिए गए वो। फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो बनाया जा रहा है वो इसी बात के लिए बनाया जा रहा है कि पार्टनर फर्म में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना पैसा लगा रहा है, बस ये मेरा बैलेंस अलग रहे। इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बना देते हैं, एक कैपिटल अकाउंट जो हमेशा ये बैलेंस शो करता रहता है कि पार्टनर कितना पैसा फर्म में लेकर के आया है, और दूसरा करंट अकाउंट ये दिखाता है कि पार्टनर को कितना बेनिफिट मिला है फर्म से। इसीलिए इन दोनों बैलेंस को अलग कर देते हैं फिक्स्ड कैपिटल। तो देखिए फिक्स्ड कैपिटल में जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें तीन चीज दिखाएंगे, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ करके लेके चल रहा है, ध्यान रखिएगा आगे चल के जब ड्रॉइंग पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको पढ़ना भी है, तो वहां पे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की बातें करें। तो यहां पे आप चीजें आपको समझ में आ रहा होगा भाई, ये तीन चीज बस यही चीज बताना चाह रहा है कि फर्म में पार्टनर कितना पैसा लाया है, फर्म का कैपिटल कितना है, और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग्स जो कौन है आउट ऑफ प्रॉफिट वाला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन लॉसेस, ये सब को हम लोग दिखाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। मींस बेसिक इसका मोटिव यही है कि पार्टनर के द्वारा फर्म में लगाया गया पैसा ये हमेशा पता चलता रहे, इसके लिए हम लोग दो अकाउंट बना देते हैं और उसी मेथड को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ध्यान रखिए कि कई बच्चे का मिसकंसेप्शन ये होता है कि सिर्फ पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस वहां फिक्स रहेगा। भाई फिक्स नहीं रहता है दोस्त, फिक्स मतलब किसी अमाउंट को फिक्स थोड़ी किए गए, फिक्स का मतलब पार्टनर के द्वारा लगाया गया पैसा वो हमेशा दिखता रहे, इसीलिए अलग से उसको लिखते हैं, ये इसका फिक्स का मतलब। द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इन दिस मेथड, ये करंट अकाउंट का बैलेंस या तो डेबिट या तो क्रेडिट हो सकता है, लेकिन कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, ये इंपॉर्टेंट। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैपिटल के बैलेंस या तो डेबिट या तो क्रेडिट हो सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर का बैलेंस हमेशा, पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा, डेबिट नहीं हो सकता। लेकिन करंट अकाउंट के बैलेंस या तो डेबिट हो सकते हैं या तो क्रेडिट हो सकते हैं। अब जब इतना हम लोग जाने तो ऑब्वियस सी बातें हैं, फॉर्मेट पे चलते हैं। आइए फटाफट से फॉर्मेट की तरफ चले, तो आइए सर जल्दी से मुझे फॉर्मेट भी दिखाइए। आइए मैं आपको फॉर्मेट भी दिखाता हूं। बोला अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट बन रहा हो, तो देखिए जो फॉर्मेट है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का है। देखिए इसमें तीन चीज दिखाए हैं, कौन कौन सा तीन चीज दिखाए, तो भाई ओपनिंग बैलेंस जो कि क्रेडिट बैलेंस होगा, एडिशनल कैपिटल लाया वो, और ड्रॉइंग दिखाया वो अगेंस्ट कैपिटल वाला, और उसके बाद टोटल बैलेंस कर दिया, इसका बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में
2 अकाउंट जो बनाया जाएगा, उसमें कैपिटल अकाउंट में यही 3 चीज दिखाया जाता है। बाकी इसके अलावा बाकी जो आइटम्स है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट लॉस, ये सब करंट अकाउंट में दिखाए जाते हैं, जो बोर्ड पे अभी आपको दिख रहा है। ये करंट अकाउंट सेम कैपिटल ही के जैसा बनाया जाता है, कैपिटल का भाई है। बस बाकी जो बैलेंसेस उसको शो करने के लिए लाया गया। देखिए इसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस या तो डेबिट हो सकता है या तो क्रेडिट हो सकता है। भाई ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सेम वही रूल लगाएंगे दोस्त जो कैपिटल का लगाते हैं। अगर बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल को बढ़ाता है तो देखिए क्रेडिट में लिख दिए, सैलरी क्रेडिट में लिख दिए, कमीशन क्रेडिट में लिख दिए, पीएल एप्रोप्रिएशन, शेयर इन प्रॉफिट क्रेडिट में लिख दिए। और जो कैपिटल को घटा रहा है, लाइक ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर इन लॉसेस, इसको डेबिट में लिख दिए। और जैसे लेजर को टोटल एंड बैलेंस करते हैं, टोटल एंड बैलेंस कर लिए, इसका बैलेंसिंग फिगर या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। तो ये बातें हुई पार्टनर्स कैपिटल की, दैट इज बाय वे ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड बाय वे ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन सब टॉपिक्स पर आप जरा जरा ज्यादा ध्यान, इन सब टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे। तो अभी इस सेशन को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, बाकी अगले सेशन में बाकी आगे के टॉपिक को कवर अप करेंगे, आगे के टॉपिक को देखेंगे। इस सेशन का सेवा यहीं पे समाप्त, मिलते हैं अगले सेशन। थैंक यू सो मच।